dear students, myself Vishu Chetwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. तो सर इस टॉपिक में अपन करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, डीम्ड इनकम यानी आय का जोड़ा जाना। इस टॉपिक में होता क्या है, इनकम जिस व्यक्ति को मिलती है उसमें नहीं जोड़ी जाती, बल्कि उस इनकम का जो वास्तविक हकदार है उसके अंदर जोड़ी जाती है। अब आप कहेंगे कि ये दो व्यक्ति अलग अलग क्यों होंगे? देखिए, कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपनी असेट या इनकम किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है ताकि टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट हो जाए। अभी अपन वीडियो में देखेंगे कि कभी कभी व्यक्ति अपने बच्चे को अपनी असेट ट्रांसफ़र कर देगा, या अपने जीवन साथी को असेट ट्रांसफ़र कर देगा, या HUF को ट्रांसफ़र कर देगा, और उस ट्रांसफ़र के पीछे मकसद ये होगा कि जो इनकम होती है वो इनकम उस पाने वाले व्यक्ति को मिलने लग जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो इनकम टैक्स में अपन ये सारे रूल्स अभी देखेंगे। अपने देश में टैक्स बचाने के दो तरीके होते हैं, और ये दो तरीके हैं, देखिए, एक तो है कर की चोरी और एक तरीका है कर का अपवंचन। फर्स्ट वे इज इवेजन ऑफ टैक्स, यानी अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देना चाहता, टैक्स से बचना चाहता है, तो दोनों गैर कानूनी तरीके हैं। एक है कर की चोरी। इसमें क्या होगा, व्यक्ति ना तो अपनी सेल पूरी दिखाएगा, ना अपनी अगर वो सर्विस देता है तो वहाँ से इनकम पूरी दिखाएगा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को छुपाएगा। तो ये एक तरीका होता है जो टैक्स की चोरी कहलाता है। ठीक है, खर्चों को, एक्सपेंसेस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा। एक होता है कर का अपवंचन, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, यानी टैक्स से बचना। उसमें क्या होगा कि वो इनकम टैक्स में जो रूल्स हैं उनमें कमियां देखेगा कि कहाँ लूप होल्स हैं। जहाँ पे भी उसे कमी देखेगा, उस कमी का फिर वो फ़ायदा उठाना चाहेगा और अपने टैक्स को बचाना चाहेगा। तो ये दोनों ही प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, क्योंकि देश के रेवेन्यू को नुकसान होता है। तो कर के अपवंचन को, यानी जो अवॉइडेंस ऑफ टैक्स है, उसको अवॉइड करने के लिए क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर इंसर्ट किया गया है। कैसा है ये चैप्टर? देखिए यहाँ पे आ रहा है, कर के अपवंचन की दशा में मानी गई आय। तो अब अलग अलग केसेस आएंगे, मैं 1 बाय 1 आपसे केस पे बात करूंगा। फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इनकम। ट्रांसफर इनकम में क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी इनकम किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा। सपोज करो ये A व्यक्ति है, ठीक है, और ये अपनी असेट तो B को नहीं देता। ये A व्यक्ति B को अपनी असेट्स नहीं देता, लेकिन ये कहता है कि जो भी इनकम होगी वो इनकम आपकी होगी। दैट इज, अगर मान लीजिए कि A के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो किराए पर दी गई है, और A B से एक अग्रीमेंट कर लेता है कि भाई इस हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी वो आपकी होगी, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ असेट्स, ट्रांसफर ऑफ इनकम। अब प्रॉब्लम ये है कि अग्रीमेंट के हिसाब से जो किराया है वो B को प्राप्त होगा। अब बात यह है कि आय B की मानी जाएगी या आय A की मानी जाएगी? तो इसमें आय A की मानी जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि ये ट्रांसफ़र जेन्युइन है, फर्जी है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम, असेट नहीं, इनकम अगर किसी व्यक्ति के पक्ष में त्याग भी कर देता है, हो सकता है कि उसकी प्राप्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हो रही हो, जैसे ताज़ा मामले में B को प्राप्त हो रही है, तो भी उस इनकम का जो टैक्स होगा वो A पे ही लगाया जाएगा। तो यहाँ से नियम आता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अपनी इनकम ट्रांसफ़र करता है, तो ऐसी इनकम पर टैक्स भरने की जिम्मेदारी ट्रांसफ़र जिसने किया है, ट्रांसफरर, उसकी होगी, न कि ट्रांसफ़र पाने वाले ट्रांसफरी की। ठीक है, तो ये पहला नियम है और ये सेक्शन 60 में नियम दिया हुआ है। इसके बाद है सेक्शन 61, संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण। अब मोटे तौर पे आप समझिए कि खंडनीय हस्तांतरण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे A व्यक्ति है, वो B व्यक्ति को अब के बार एक असेट ट्रांसफ़र करता है, लेकिन जब ट्रांसफ़र करता है तो उसमें कोई नियम शर्तें जोड़ देता है कि मैं जब चाहूँगा ये असेट्स आपसे वापस ले लूँगा, या इस असेट से मिलने वाले किराए पे आपका भी हक होगा, मेरा भी हक होगा, कुल मिला के या मैं जब चाहूँ आपको 2 महीने का नोटिस देके इस असेट्स को वापस ले सकता हूँ। कहने का मतलब है A ने B को असेट ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन इररिवोकेबल ट्रांसफ़र या अखंडनीय हस्तांतरण नहीं किया। एक ऐसा ट्रांसफ़र किया जो खंडनीय है, दैट इज़ आज ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन कभी भी ए उससे वापस पीछे हट सकता है। ए जब चाहे वो असेट्स को वापस
ले सकता है, कुछ ना कुछ वो अपना इंटरेस्ट उसके अंदर असेट्स के अंदर फंसा लेता है। तो ये होता है सर संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण। तो नियम ये है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे को असेट ट्रांसफर तो करता है, पर अगर वो खंडनीय हस्तांतरण है, अगर वो रिवोकेबल ट्रांसफर है, और अगर टेम्पररी इनकम बी को दैट इज पाने वाले को मिल भी जाती है, तो भी वो इनकम ए की ही मानी जाएगी। जिसे ट्रांसफ़र किया जाता है वो ट्रांसफ़र ही होता है, लेकिन ये इनकम ट्रांसफ़री की नहीं मानी जाएगी, बल्कि जिसने ट्रांसफ़र किया है उस ट्रांसफरर की मानी जाएगी। ठीक है सर। अब यहाँ पे दो बातें और हैं। बार बार अपन खंडनीय शब्द बोल रहे हैं, तो अगर अखंडनीय ट्रांसफ़र हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अखंडनीय ट्रांसफ़र साबित कैसे होगा। तो अगर ए ने कोई असेट्स बी को लाइफ टाइम के लिए दे दी कि जब तक बी आप जीवित हो तब तक ये असेट्स आपकी है, इस पे आप ही का जो भी होगा अधिकार आप ही का होगा, यानी फुल फ्लैश ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये फिर अखंडनीय हस्तांतरण होता है। उस केस में वो असेट्स वेल्थ टैक्स के पर्पज से, अब तो क्या है वेल्थ टैक्स बंद हो गया, और वो असेट्स बी की मानी जाएगी, और उस असेट्स पे जो इनकम होगी वो भी बी की मानी जाएगी। कब? जब ट्रांसफ़र अखंडनीय हो। और अखंडनीय ट्रांसफ़र का क्या तरीका है? जब आपने ट्रांसफ़र उसको लाइफ टाइम के लिए किया हो, पूरे जीवन के लिए आपने उसे ट्रांसफ़र कर दिया, आप समझो असेट देकर भूल गए। एक और अपवाद है इसका, जैसे अपना इनकम टैक्स एक्ट है ना, आप नाम पढ़ेंगे उसका, तो वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, और वो लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 1962 से। तो अगर कोई ट्रांसफ़र बहुत समय पहले कर दिया गया हो, समथिंग 1 अप्रैल 1961 से पहले ही कर दिया गया हो, और जो ट्रांसफ़र तब हुआ था वो 6 साल से ज़्यादा के लिए था, यानी अगर मैं कहानी बनाऊं तो जैसे किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल 1960 को अपनी प्रॉपर्टी 10 साल के लिए बी को दे दी, तो वो जो ट्रांसफ़र है वो जीवन भर के लिए तो नहीं है, पर चूंकि वो एक ज़माने पहले हुआ था, 1 अप्रैल 1961 से पहले हुआ था और 6 साल से ज़्यादा के लिए हुआ था, तो वो जो ट्रांसफ़र है उसे भी इर्रिवोकेबल यानी अखंडनीय माना जाएगा। और अखंडनीय ट्रांसफ़र की दशा में क्लबिंग, ये जो जोड़ना होता है, इस जोड़ने को हम बोलते हैं क्लबिंग। इस क्लबिंग के नियम अट्रैक्ट नहीं होंगे, यानी इसकी क्लबिंग नहीं होगी। क्लबिंग नहीं होगी का मतलब है जिसके पास असेट्स है इनकम उसी की मानी जाएगी और क्लबिंग को लागू नहीं किया जाएगा। नियम यही है, समरी यही है कि किसी भी प्रकार से, ये 2 तरीके हैं, इन 2 तरीकों से अगर आपने अपने ट्रांसफ़र को अखंडनीय साबित कर दिया, इर्रिवोकेबल साबित कर दिया, इन दैट केस जो ट्रांसफ़र है, जो इनकम है, ट्रांसफ़र को जेन्युइन माना जाएगा और इनकम को पाने वाले को माना जाएगा। चलिए सर, आज का तीसरा नियम आ रहा है, ये है जीवन साथी की आय। देखिए, पहली बात आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होता है कि अगर जैसे ये ए है जो कि पति है और ये बी है जो कि पत्नी है, तो हमेशा इन दोनों की आय को आपस में जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं अभी आपको कुछ केसेस बताऊंगा जहाँ पे पति पत्नी की आय को जोड़ा जाएगा। तो अब जैसे यूँ समझिए कि ए एक व्यक्ति है और इसके पास किसी कंपनी में 25% शेयर है, या किसी कंपनी की 25% पार्टनरशिप है, या किसी वजह से इसके पास कंपनी के किसी संस्था के लाभों में से 20% या उससे ज़्यादा पाने का हक है। मोटे तौर पे आप समझिए 20% इस टॉपिक को समझने के लिए है, इसको बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। दोबारा, अगर ए के पास 20% से ज़्यादा शेयर है या प्रॉफिट का हिस्सा है, तो ये माना जाएगा कि ए का सारवान हित है। अब समझो कि उस संस्था में जिसमें ए का सारवान हित है, वहाँ बी को जॉब मिलती है, सपोज करो कि बी को वहाँ पे, बी जो ए की पत्नी है, या मैं पति के हिसाब से समझा रहा हूँ, पर जीवन साथी कैसे भी हो सकते हैं, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। तो बी जो उसकी जीवन साथी है, वहाँ उसे अकाउंट्स की जॉब मिल जाती है और उसे वहाँ पे 15,000 रुपये महीना सैलरी मिलने लग जाती है। अब हकीकत बात यह है कि बी में ऐसी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कोई तकनीकी योग्यता होनी चाहिए या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं है। क्या स्टोरी बनी? ए का एक फर्म में सारवान हित है और उसके जीवन साथी को वहाँ पे जो वेतन मिल रहा है वो बिना किसी विशेष योग्यता के मिल रहा है। अगर ऐसा है तो ये जो बी को मिलने वाली इनकम है वो ए की इनकम में जोड़ दी जाएगी।
अगर ये साबित हो गया, दो बातें, ए का सारवान हित है जो 20% शेयर होने पर साबित हो जाता है, और ये भी अगर साबित हो जाता है कि इसके जीवन साथी को बिना किसी योग्यता के वहाँ पे वेतन या रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उस केस में जो जीवन साथी को मिल रहा है वो सारवान हित वाले व्यक्ति में जोड़ दिया जाएगा। तो ये है सेक्शन 64(1) में लिखा हुआ है, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद सारवान हित कब होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब होगा, इसके लिए आवश्यक है कि वो व्यक्ति, जैसे अपन ए की बात कर रहे थे, तो ए के पास वह ए के जो संबंधी हैं, यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन अलग है। इनकम टैक्स में सबसे मज़ेदार या खतरनाक क्या है कि रिलेटिव की डेफिनेशन अगर आप अदर सोर्स में देखेंगे या गिफ्ट के पर्पज़ से देखेंगे तो अलग है, मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज़ से देखेंगे तो रिलेटिव की डेफिनेशन कुछ और होगी, और यहाँ पे संबंधी या रिलेटिव की डेफिनेशन अलग है। पहली बात यह है कि उस व्यक्ति के पास व उसके जो संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, उनके पास 20% या उससे ज़्यादा शेयर होने चाहिए, तब जाके सारवान हित माना जाता है। अब अगर बात करें कि संबंधी कौन है, तो ए का संबंधी है बी, ए के जो भाई बहन हैं, ए के जो ब्रदर सिस्टर हैं वो इसके संबंधी हैं, ए के जो मम्मी पापा हैं वो, और ए के जो दादा दादी हैं वो, इसके अलावा ए के खुद के पुत्र पुत्री और पौत्र पौत्री। अब आप यहाँ पे देखिए खुद वर्ड पे बड़ा जोर है। देखा जाए तो इसके जो जीवन साथी है उसमें से केवल जीवन साथी को लिया गया है, जीवन साथी के परिवारजन को नहीं लिया है। इस धारा के पर्पज से ए आया, उसका जीवन साथी आया, ए के बच्चे आए, नीचे की तरफ पोते पोती आए, ऊपर की तरफ माता पिता दादा दादी भाई बहन आए। लेकिन आपने देखो जीवन साथी के अलावा आपने किसी को नहीं लिया है, जबकि गिफ्ट वाले पॉइंट में अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में, तो उसमें अपन ने जीवन साथी की परिभाषा में मतलब रिश्तेदार की परिभाषा में जीवन साथी के परिवार वालों को भी सबको ले लिया था, फिर उनके भी जीवन साथियों को ले लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे ये आपको 6 तरह के लोग ही जोड़ने हैं इस धारा के पर्पज से। इसके बाद बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे ये व्यक्ति रहा जिसको मैं बार बार ए कह रहा हूँ, वो अपने जीवन साथी को कोई असेट ट्रांसफर कर देता है। पिछले वाले नियमों में तो अपन ने असेट बाहरी लोगों को ट्रांसफ़र करी थी, और यहाँ ए जो है वो अपनी असेट्स बी को दे देता है। सपोज कीजिए कि ए ने एक ट्रक खरीदा और वो ट्रक खरीद के बी को दे दिया। तो ट्रक भी कोई देने वाली चीज़ है? अरे मतलब इसने अपनी इनकम को छुपाने के लिए, अपनी इनकम टैक्स से बचने के लिए ए ने एक ट्रक जो खुद के नाम में था वो खरीदा और वो ट्रक उसने बी को दे दिया। अब क्या हुआ कि ऑन पेपर्स उसकी मालकिन बी है और उससे जो भी आमदनी आएगी वो बी की होगी, ऐसा अपन सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स के पर्पस से ये जो इनकम होगी वो भी ए की मानी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि ए 2 तरह से ट्रांसफ़र कर सकता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। एक ट्रांसफ़र तो ये हो सकता है कि ए ने पहले क्या किया कि ट्रक खरीदा, यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आ रहा है डायरेक्ट ट्रांसफ़र। इस दशा में व्यक्ति असेट्स को खुद के नाम से खरीदता है और फिर ट्रांसफ़र करके बी के नाम ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र में क्या हुआ कि पहले ओरिजिनली ट्रक ने खुद के नाम खरीदा था ए ने, और बाद में 2 साल बाद 5 साल बाद इनकम टैक्स से बचाने के लिए किसी ने उसको सुझाव दिया कि तो ऐसा कर कि ट्रक अपनी पत्नी को दे दे, तुम दोनों तो घर में ही हो, पैसा तो घर में ही आएगा, टैक्स बच जाएगा, तेरी इनकम बी में चली जाएगी। ऐसा उसने सोचा, लेकिन उसके सोचने से ऐसा होता नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ उसने ऐसा सोचा और ट्रक उठा के उसने बी के नाम कर दिया। तो ये तो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र। दूसरा एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। उसमें क्या होता है कि पहले दिन से ही उसने क्या किया, ट्रक को पत्नी के नाम से खरीदा और पेमेंट खुद कर दिया। मान लेते हैं कि इसकी पत्नी के पास तो कोई फंडिंग है नहीं, उनके पास तो कोई पैसा है नहीं, सारा जो पेमेंट हुआ या जो इंस्टॉलमेंट है वो जीवन साथी ए चुका रहा है, और प्राइमा फेसी गिफ्ट का कोई चक्कर नहीं रखा, असेट्स को खरीदा ही जीवन साथी के नाम से गया था। जैसे ताज़ा मामले में पत्नी के नाम से ट्रक खरीदा गया था, तो भी ये जो इनकम होगी वो पति की ही मानी जाएगी। ठीक है सर। अब यहाँ पे कुछ बातें और सुनिए। जैसे मैंने 2 नियम आपको बताए, एक तो सारवान हित वाला बताया और एक असेट ट्रांसफ़र वाला बताया। पर देखिए अगर किसी ए व्यक्ति का किसी कंपनी में सारवान हित है, ठीक है, बी वहाँ पे जो कि उसकी पत्नी है वो जॉब करती है,
लेकिन इसे जो वेतन मिलता है वो इसकी योग्यता के चलते मिलता है। दैट इज, इसे यूं ही पेमेंट नहीं मिल रहा, यूं ही सैलरी नहीं मिल रही। वो वास्तव में अकाउंट्स का काम आता है, कंप्यूटर का काम आता है, या ये फाइनेंस या एचआर जिसमें भी है, जो वास्तव में एमबीए की हुई हैं, डिग्री होल्डर हैं, तो फिर आपको ये जो क्लबिंग होती है कि बी की इनकम को ए में जोड़ा जाएगा, ये प्रावधान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ कहीं ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, बी को अगर वेतन मिल रहा है उसकी योग्यता के चलते मिल रहा है, तो फिर आपको क्लबिंग प्रोविज़न नहीं लगाने हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि ए ने बी को जो ट्रक दिया था वो मान लीजिए कि 15 लाख की चीज़ थी और 15 लाख रुपए लेके दिया। गौर कीजिए कि ए ने जो ट्रक बी को दिया वो पर्याप्त प्रतिफल, एडिक्वेट कंसीडरेशन में दिया। 15 लाख की चीज़ थी और 15 लाख में दी है, तो फिर क्या होगा, तो भी जो इनकम होगी वो पाने वाले की ही होगी। जो ट्रक है वो बी का माना जाएगा और जो इनकम है वो भी बी की मानी जाएगी। आपको क्लबिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें एक नियम और बता दूं, पर अगर 15 लाख की चीज़ को आपने उसे 10 लाख में दिया तो आपने फिर थोड़े से क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। 10 लाख रुपए तो आपने उससे ले लिया और 5 लाख आपने उससे नहीं लिया, तो इस इनकम की जो शेयरिंग होगी वो 1:2 में होगी। 2/3 हिस्सा पाने वाले का माना जाएगा और 1/3 हिस्सा देने वाले का माना जाएगा। ठीक, मैं समझाते समय एग्जाम्पल में ये मान के समझा रहा हूँ कि एक पति पत्नी को ट्रांसफर दे रहा है, पर उल्टा भी हो सकता है, पत्नी पति को भी दे सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए थोड़ा पति द्वारा पत्नी को दिया जा रहा समझाना आसान है और मैं बार बार वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इस तरह से समझा रहा हूँ। के बाद है कि अगर ट्रांसफर जो किया गया है असेट्स का वो तलाक की वजह से किया गया है, तो जिसे ट्रांसफर मिला है वही टैक्स भरेगा। तो सपोज कीजिए कि ए है और बी है, इन दोनों के बीच में शादी हुई थी, बाद में किसी विवाद के चलते इनके बीच में तलाक हुआ, और तलाक हुआ तो कुछ संपत्तियों का बंटवारा भी करना पड़ता है। ठीक है, आपको कुछ भरण पोषण के लिए राशि भी देनी पड़ती है। तो मैं भरण पोषण की बात नहीं करता, ए को एक मकान बी को देना पड़ा। जब इन दोनों ने अलग होने का फैसला किया तो कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से एक मकान ए को बी को देना पड़ा। बाद में मान लीजिए कि इस मकान से रेंट आता है, तो वो इनकम किसकी मानी जाएगी, तो वो इनकम बी की ही मानी जाएगी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे ट्रांसफर के केस। एक और बात है कि अगर ए ने बी को कोई असेट दी और उसमें अगर कोई ग्रोथ होती है, तो जो ग्रोथ पार्ट है वो पाने वाले का ही माना जाएगा। सपोज कीजिए कि ए ने 5000 शेयर्स बी को दिए, ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि इसके बाद 1000 शेयर्स बोनस के तौर पे बी को मिले। ठीक है, अब क्या हुआ कि आगे चल के बी ने सारे के सारे शेयर्स बेच दिए। 5000 वो जो उसे अपने पति से मिले थे वो, और 1000 शेयर जो उसे बोनस के तौर पे मिले थे वो। इन 6000 शेयर्स को बेचा और उन 6000 शेयर्स को बेचने पे कैपिटल गेन हुआ, तो उस कैपिटल गेन को 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो बोनस पार्ट वाला कैपिटल गेन है वो तो माना जाएगा पत्नी का, और जो ओरिजिनल शेयर से संबंधित कैपिटल गेन है वो माना जाएगा ट्रांसफर देने वाले का। तो आपको ये भी नियम ध्यान रखना है। और एक और बात इंटरेस्टिंग है कि जब आप एक क्लबिंग के प्रोविजन लगाते हैं पति पत्नी के बीच में, तो जिस समय ट्रांसफर हुआ था और जिस समय आप टैक्सेबल करते हो, उस दोनों ही समय पे उनके बीच में पति पत्नी का संबंध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए ने एक हाउस प्रॉपर्टी बी को दी, ठीक है, और जब ट्रांसफ़र की है असेट्स, जब ए ने बी को ट्रांसफ़र की है, तो उन दोनों के बीच में शादी हो चुकी थी। ठीक है, शादी हो चुकी थी और अभी भी इनकी शादी चल रही है। दैट इज़ कोई तलाक वलाक जैसा कोई इशू नहीं हुआ है। तो क्लबिंग होगी और बी को जो इनकम मिलेगी वो इनकम ए की मानी जाएगी, क्योंकि ट्रांसफ़र होते समय और इनकम अक्रू होते समय दोनों ही समय इनके बीच में पति पत्नी का संबंध था। अब मैं कहानी चेंज करता हूँ। सपोज करो कि ए और बी की जब सगाई हो रही थी, ए और बी की जब एंगेजमेंट हो रही थी, तो उसने एक प्रॉपर्टी अपने जीवन साथी को दे दी, होने वाले जीवन साथी को दे दी। जब सगाई हो रही थी उसी समय उसने असेट्स अपने होने वाले जीवन साथी को दे दी, और बाद में इनकी शादी भी हो गई और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम भी होने लग गई। लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो बी की मानी जाएगी, वो ए की नहीं मानी जाएगी। तो ट्रांसफ़र होते समय इनके बीच में पति पत्नी का संबंध नहीं था।
ये जो तलाक वाला केस मैंने बताया उसमें भी क्या हुआ था कि जब असेट ट्रांसफ़र हुई थी उस समय तो ये पति पत्नी थे, लेकिन जब इनकम अक्रू हो रही है तो आज के दिन में तो ये पति पत्नी है नहीं, आज के दिन में तो कानूनी इनका तलाक हो गया, ठीक है। तो फिर यानी संबंध विच्छेद हो गया, तो उस केस में फिर इनकम फिर पाने वाले की मानी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र एंड एट द टाइम ऑफ अक्रू ऑफ इनकम, वो टाइम दोनों के दोनों समय में वो स्पाउस होने चाहिए, जीवन साथी होने चाहिए। और जो सगाई होती है, सगाई का को शादी के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता, ठीक। इसके बाद एक होते हैं डबल सारवान हित वाले प्रश्न। ये मैंने काफ़ी फनी सी लैंग्वेज लिखी है, डबल सारवान हित वाले प्रश्न। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जैसे ए के पास एक कंपनी के 25% शेयर हैं और बी उस कंपनी में बिना विशेष योग्यता के जॉब कर रही हैं। अब स्टोरी ये है कि ए के पास उस कंपनी के 25% शेयर हैं और बी के पास उस कंपनी के 30% शेयर हैं। दैट इज दोनों के पास ही उस कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, और ये भी मान लेते हैं कि बी को वहाँ पे 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, बी को वहाँ पे 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है और वो बिना किसी विशेष योग्यता के मिल रही है। तो फिर क्या होगा, ये देखा जाएगा कि ए की टोटल इनकम क्या है, ए की टोटल इनकम क्या है। अच्छा चलो थोड़ा कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वहाँ पे ए को भी बिना विशेष योग्यता 3 लाख वेतन मिल रहा है, तो दोनों का ही सारवान हित है और दोनों ही बिना विशेष योग्यता या टेक्निकल क्वालिफिकेशन के 3 लाख और 2 लाख रुपए सैलरी उठा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़े समय के लिए इन दोनों फिगर्स को होल्ड पे रखना पड़ेगा। दोनों फिगर्स को होल्ड पे रख के आप ये देखोगे कि इस पॉइंट के अलावा ए की आमदनी कितनी है, सपोज 25 लाख, और आपने ये देखा कि बी की इसके अलावा बाकी की इनकम कितनी है, तो सपोज करो रिजल्ट आया 26 लाख। यानी पति पत्नी में अगर देखा जाए तो इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में मैंने जो एग्जांपल दिया वहाँ पे पत्नी ज़्यादा कमा रही है। तो अगर पत्नी ज़्यादा कमा रही है तो ये 26 लाख तो पत्नी की इनकम है ही है, ये 2 लाख रुपए भी पत्नी में जोड़े जाएंगे और ये 3 लाख रुपए भी पत्नी में जोड़े जाएंगे। दैट इज़ मैंने जो भारी पर्सन है, जो इन दोनों में भारी आदमी है, उसकी इनकम को लिया, जो उसे बिना योग्यता मिल रहा है मैंने वो भी लिया, और जो उसके जीवन साथी को मिल रहा है वो सब भी लिया। तो इस तरह से नियम है। तो यदि किसी कंपनी में इंडिविजुअल का और उसके जीवन साथी का दोनों का ही सारवान हित यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, तो इनकम उस व्यक्ति की मानी जाएगी या उस इनकम में जोड़ी जाएगी जो इस इनकम के अलावा सैलरी, HP, BP, CZ, अदर सोर्स, ये जो 5 हेड होते हैं, उन 5 हेडों में जो ज़्यादा कमाता है। तो मैंने क्या कहा, जो इनको बिना योग्यता के वेतन मिल रहा है उस पॉइंट को आप होल्ड पे रख दो, इसके अलावा आप इनकी आय में कंपैरिजन करो, और जो भारी आय वाला व्यक्ति है जिसकी इनकम ज़्यादा है वो कम आय वाले इनकम को भी अपनी तरफ खींच लेगा। मैं इस 25 लाख को खींचने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वेतन उस संस्था से मिल रहा है वो इस तरफ जोड़ लिया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशु छतवानी। मैंने जो कॉमर्स पॉइंट ऐप बनाया है उसमें आप उसे कैसे यूज़ करेंगे, मैं उसका आपको एक डेमो दे रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे और आप वहाँ पे कॉमर्स पॉइंट सर्च करेंगे, ठीक है सर। तो जैसे ही आपने कॉमर्स पॉइंट सर्च किया तो आपके सामने देखिएगा ये इस तरह से कॉमर्स पॉइंट का लोगो आएगा, ठीक है। मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये ओपन कर लिया आपने इसको, ठीक है। जैसे ही आपसे ये वगैरह नाम वगैरह पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, वो करके आप इसको एक बार डाउनलोड जब कर लेंगे तो इस तरह से आप अगली बार ओपन कर पाएंगे। वहाँ से आप देखिए जो आपको फ्री कंटेंट यूज़ करना है उसके लिए आप ऊपर स्टडी मटेरियल देख रहे होंगे, तो वहाँ आप स्टडी मटेरियल पे जाइएगा। स्टडी मटेरियल पे जब मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल अपलोड करूँगा तो वो आपको स्टडी मटेरियल में दिखाई देगी, और जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वो वीडियो सेक्शन में दिखेंगे। तब आप फिर वीडियोस पे जाइएगा
वीडियोस पे जाके मैंने इसे सब्जेक्ट वाइज बांट रखा है, लाइक ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट हो आप उसमें जाइए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कहीं सेकेंड ईयर में होता है, कहीं थर्ड ईयर में होता है। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैंने उसे चैप्टर वाइज बांट रखा है। तो फॉर एग्जांपल आपको कैश फ्लो चैप्टर पढ़ना है तो आप कैश फ्लो पे गए और वहाँ कैश फ्लो पे जाके आप जो चैप्टर पढ़ना चाहें उसे आप पढ़ सकते हैं और आराम से उसे आप क्लिक कीजिएगा, वो इजीली प्ले हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद है अवयस्क बच्चे की आय, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। देखिए, एक बहुत आसान तरीका जो पेरेंट्स को लगता है कि टैक्स बचाने का एक तरीका है, वो ये है कि असेट्स को बच्चे के नाम कर दो। जैसे मान लीजिए कि ए के पास काफ़ी सारा पैसा है, इसका एक 10 साल का बच्चा है, तो ए ने एक एफडी करवा दी और वो उसने एफडी करवा दी इसके नाम की। बी, अब इसका जो है वो 10 साल का बच्चा है, यानी एक माइनर चाइल्ड है। अब बात यह है कि इस एफडी का जो इंटरेस्ट होगा, इस एफडी का जो इंटरेस्ट होगा वो किसका माना जाएगा? तो नो डाउट, आपसे सोचेंगे नो डाउट वो ए का माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ए को भी देखा जाएगा और मिसेज ए को भी देखा जाएगा। ए, अब जैसे मान लीजिए कि ए नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और इनकी इनकम है 12 लाख रुपए 1 साल की, और मिसेज ए भी कोई बिजनेस चलाती हैं और उनकी इनकम है 15 लाख रुपए की। तो इस केस में जो बच्चे की आय है वो इसकी माता की आय में जोड़ी जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर पति पत्नी के बीच में तलाक ना हो तो बच्चे से मेरा सेंस है माइनर बच्चे, यानी जिसने 18 साल की एज प्राप्त ना की हो, तो जो 18 साल से छोटा बच्चे की इनकम है वो उसमें जोड़ेंगे, वो उस माता पिता में जोड़ेंगे आय दूसरे यानी अपने जीवन साथी से ज़्यादा हो। तो जैसे अगर अपन ये कह भी देते हैं कि जो ट्रांसफ़र है वो पिता ने किया था संतान को, तो भी अनिवार्य नहीं है कि इनकम को अब पिता में जोड़ेंगे, बल्कि पिता या माता में से जिसकी आय ज़्यादा होगी बच्चे की आय का समायोजन यानी क्लबिंग भी वहीं होगा। पहली बात तो ये दिमाग में रख लो कि इनकम बच्चे की तो मानी ही नहीं जाएगी, इनकम उसके माता या पिता की मानी जाएगी। और अगर मान लीजिए कि ये सारा केस है कि ए ने एक एफडी बी के नाम पे ट्रांसफ़र की, लेकिन ये भी बात है कि ए और बी का तलाक हो चुका है, इनका संबंध विच्छेद हो चुका है, तो ये देखना पड़ेगा कि इनका भरण पोषण कौन करता है। जो बच्चे का भरण पोषण होता है, मेंटेनेंस होता है, वो कौन करता है, यानी इसकी परवरिश पे पैसा खर्च कौन कर रहा है। तो सपोज़ कीजिए कि कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से मान लीजिए कि बच्चा ए को दे दिया गया, मान लीजिए फॉर एनी रीज़न बच्चा ए को दे दिया गया, तो जो बच्चे की इनकम है वो ए में जुड़ी जाएगी। और अगर मान लीजिए कि कोर्ट ऑर्डर से बच्चा जो है वो मिसेज ए के पास रहता है, तो फिर इनकम को भी मिसेज ए के अंदर जोड़ा जाएगा। तो ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। यानी ये जो बच्चे वाले केस है ना, इसमें ये मैटर नहीं करता है कि बच्चे को गिफ्ट कहाँ से मिला हो। देखिए, बच्चे को गिफ्ट उसके माता पिता से भी मिल सकता है, उसके दादा दादी से भी मिल सकता है, नाना नानी से मिल सकता है, किसी गैर रिश्तेदार से भी गिफ्ट मिल सकता है। मैटर ये करता है कि जो गिफ्ट मिला है उसका जो इनकम होगा, वो इनकम जो होगा वो माता या पिता का माना जाएगा। और अगर दोनों के बीच में संबंध अभी भी है तो जिसकी इनकम ज़्यादा है वो बच्चे की आय को अपनी तरफ खींचेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि इनके बीच में तलाक हो चुका है तो जो बच्चे को मेंटेन करेगा इनकम का समायोजन उस तरफ किया जाएगा। के बाद आप देखिए बहुत सारे अपवाद हैं, ये जो नियम हैं, जितने क्लबिंग के नियम हैं उतने ही साइमल्टेनियसली अपवाद और एक्सेप्शंस हैं, और उनको भी बहुत समझना ज़रूरी है। देखिए, कभी कभी बच्चा क्या होता है अपनी शारीरिक या मानसिक योग्यता से पैसा कमाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ए और मिसेज ए की एक संतान है जिसका नाम है बी, और कल तो बच्चे काफ़ी मल्टी टैलेंटेड होने लग गए हैं। तो बी जो है, जो उनकी संतान है, जो कि मान लीजिए 12 साल का है, वो एक सिंगर है, वो गाने गाता है या फिल्मों में एक्टिंग करता है। तो वहाँ से अगर वो पैसे कमाता है तो क्लबिंग नहीं होगी, वो इनकम उस माइनर की मानी जाएगी। का जो रिटर्न वगैरह भी है वो भी पर्सनली उसके नाम से ही भरा जाएगा,
हालांकि जो सिग्नेचर वगैरह है साइनिंग अथॉरिटी में ए या उसकी मिसेज साइन कर देंगे, लेकिन आपको इस इनकम को तोड़ना नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये सारे नियम के पीछे भावना क्या है। तो अगर ए और बी ने इंटेंशनली जानबूझ के अपनी असेट्स को बी को दिया है ताकि इनकम शिफ्ट हो जाए, तो ये गलत है। तो फिर उसे माता या पिता में जोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखो कि यहाँ माता पिता का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। बच्चा टैलेंटेड है ही है और बच्चा आय कमा ही सकता है, ठीक है। तो अगर बच्चे ने खुद की योग्यता से कोई पैसा अर्जित किया है, पैसा कमाया है, तो आपको जबरदस्ती क्लबिंग के प्रोविज़न नहीं लगाने हैं। मान लीजिए कि आजकल बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए एक 16 साल का बच्चा है, वो एक दुकान खोल लेता है, शॉप खोल लेता है और वहाँ पे वो पैसे कमाता है। तो वो अपनी शारीरिक योग्यता से पैसे कमा रहा है, अपनी मानसिक योग्यता से पैसे कमा रहा है। तो ऐसी आय का समायोजन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसी तरह अगर बच्चा 80U में बताई गई कि बीमारी से ग्रसित हो, धारा एक 80U होती है, उसमें असमर्थता और गंभीर असमर्थता और कुछ बीमारियां बताई गई है। तो अगर बच्चे को उस तरह की कोई बीमारी है तो भी आपको इनकम की क्लबिंग नहीं करनी है। तो मान लीजिए कि एक बच्चे को ईश्वर न करे कैंसर की बीमारी है और वो 15 साल का बच्चा है और माता पिता ने कोई असेट्स उसके नाम कर दी है, तो वो इनकम फिर अब आपको माता पिता में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो इनकम की क्लबिंग नहीं होगी। तो कभी भी कोई बच्चा डिसेबिलिटी से परेशान होगा, कोई असमर्थता होगी या वो विकलांग रहेगा, तो उस केस में आपको आय का ये जो मिलान होता है, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये नहीं करनी है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपने ए ने अपने बच्चे को जब वो 16 साल का था एक हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट में की थी, ठीक है। तो 2 साल तक तो जो इनकम होगी वो ए या मिसेज ए में जोड़ी जाएगी, ठीक है। अगर मिसेज ए की इनकम ज़्यादा है तो उसमें जोड़ी जाएगी और मिस्टर ए की इनकम ज़्यादा है तो वहाँ जोड़ी जाएगी। लेकिन एक बार बच्चे ने जब मेजॉरिटी अटेन कर ली, एक बार जब उसने वयस्कता प्राप्त कर ली, तो फिर आपको इस इनकम के समायोजन की ज़रूरत नहीं। तो फिर आपको ये जो समायोजन होता है, ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम है, वो ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि अगर अपन बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो बच्चा 1 जुलाई को वयस्क हो गया, 1 जुलाई 2020 को वयस्क हो गया। इसका मतलब है अप्रैल मई जून को वो माइनर रहा। तो जब उसके माइनॉरिटी पीरियड था, उस समय जो 3 महीने में उसने इनकम कमाई वो तो माता या पिता में जाएगी, और लेकिन जुलाई के बाद जो इनकम है उसकी अब क्लबिंग के चक्कर ख़त्म हो जाएंगे। अब वो मेजर हो चुका, अब जो आय है वो बच्चे की ही मानी जाएगी। और अब आप एक खास बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप माइनर की इनकम का समायोजन करते हैं, किसी बच्चे की इनकम को माता या पिता में जोड़ते हैं, तो आपको 1500 रुपया तक लेस भी करना है। तो अगर जैसे आपने सपोज करो बच्चे की इनकम है 10,000 रुपये, वो 10,000 रुपये की इनकम आपने जोड़ी, तो जोड़ने के बाद आपको 1500 रुपये लेस भी करना है। एक 1032 का एग्जेम्पशन होता है, वो आपको देना है, और 8,500 शुद्ध ही बच्चे के जोड़े जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो बच्चा है उसको 1,000 रुपये की इनकम हुई थी, 1,000 रुपये की इनकम हुई थी और आपने पिता या माता में 1,000 रुपये ही जोड़ा है। अगर आपने 1,000 रुपये जोड़ा है तो आपकी कटौती भी 1,000 रुपये होगी। दैट इज़ 1,500 रुपये की फिक्स कटौती नहीं है, 1,500 रुपये तक की कटौती है। तो थोड़ी इनकम जोड़ोगे तो थोड़ी कटौती मिलेगी, और ज़्यादा इनकम जोड़ोगे तो आपको 1,500 रुपये तक की कटौती मिलेगी। अब ये है कि बच्चा मतलब क्या, तो बच्चे के अंदर देखिए, चाहे बॉय है, चाहे गर्ल है, चाहे बच्चा आपने गोद लिया है, अडॉप्ट किया है, या बच्चा किसी और जीवन साथी से, यानी वो आपका सौतेला बच्चा है, तो इन चारों ही केसेस में उसे बच्चे की डेफिनेशन में माना जाएगा, क्योंकि वो लीगल संतान है। बॉय, गर्ल, स्टेप चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई इल्लीगल चाइल्ड है जिसकी कानूनी मान्यता नहीं है, तो वो बच्चे की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। इसी तरह अगर ए अपने पोते को ट्रांसफ़र कर देता है अपनी
पोती को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस इनकम का समायोजन करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो पौत्र पौत्री को, जो अगर आप अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को असेट ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें भी आपको क्लबिंग के प्रोविज़न अट्रैक्ट नहीं करने हैं। इसके बाद थोड़े से नियम और हैं। कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, टैक्स बचाने के लिए अपनी बहू को, यानी जो उसकी पुत्र वधू है, उसे असेट्स ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे मान लीजिए कि एक मिस्टर ए होते हैं और इनका बेटा होता है बी, और ये बी की पत्नी होती है जो इसके लिए बहू हुई। तो अगर ए अपनी कोई असेट्स अपनी बहू को ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये ट्रांसफ़र 1 जून 1973 के बाद हुआ है, तो उस पे जो इनकम होगी वो एक ही मानी जाएगी। वो इनकम एक ही मानी जाएगी। पहली नज़र में ऐसा लगेगा कि जो इनकम हो रही है वो बहू को हो रही है, तो शायद जिसे नियम नहीं पता होंगे वो उसे बहू की इनकम मान लेगा, या बी जो कि उसके पति हैं उसकी आय मान लिया जाएगा। लेकिन नहीं, पुत्र वधू के ट्रांसफ़र के केस में जो सास या ससुर होते हैं जिन्होंने ओरिजिनल ट्रांसफ़र किया है, इनकम उसकी मानी जाती है। और इसी तरह से टैक्स बचाने का एक तरीका व्यक्ति ये सोचता है कि वो अपनी असेट्स को HUF के असेट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि ए जो कि एक मान लीजिए वकील है और वो एक HUF का सदस्य भी है, इनका एक HUF भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। तो ए ने क्या किया, अपनी एक प्रॉपर्टी को HUF को गिफ्ट कर दिया, और गिफ्ट करने पर उसने ये सोचा कि अब जो इनकम होगी वो HUF की मानी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। HUF के ऊपर अपन अलग से वीडियो देखेंगे। में पेरेंटल एसेट्स को देखा जाता है, एंसेस्टर एसेट्स यानी पूर्वजों से मिली हुई संपत्तियों को देखा जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल HUF को असेट्स गिफ्ट करता भी है, इनकम HUF को होती भी है, तो भी एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में वो इनकम ट्रांसफ़र करने वाले ट्रांसफरर की मानी जाएगी। तो ये कब से नियम है? ये नियम है 31 दिसंबर 1969 के बाद। तो मतलब समझोगे आप लगभग 50 साल से तो अब यही नियम चल रहा है। तो यानी जो इस डेट से पहले ट्रांसफ़र हो गए सो हो गए, वो तो बात गई। लेकिन इस डेट के बाद जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफ़र पाने वाले की नहीं, बल्कि ट्रांसफ़र देने वाले की आय वो मानी जाएगी। अब अभी तक आपने क्या देखा, व्यक्ति अपनी आय को बचाने के लिए या तो इनकम ट्रांसफ़र कर देता है, या असेट्स ट्रांसफ़र कर देता है, या जीवन साथी को ट्रांसफ़र करता है, माइनर संतान को ट्रांसफ़र कर देता है, बहू को, पुत्र वधू को ट्रांसफ़र कर देता है, या HUF को ट्रांसफ़र कर देता है। और ये सब उसने तरीके ओवर द ईयर्स डेवलप किए हैं, लेकिन इन सब का ही तोड़ निकालने के लिए सेक्शन 64 डिज़ाइन कर दी गई है, और ट्रांसफ़र देने वाले की आय में इसे जोड़ दिया जाता है। और ठीक है, ये अपवाद हम समझ गए कि अगर ट्रांसफ़र दिसंबर 1969 से पहले ही हो चुका है, तो फिर वो इनकम परिवार की मानी जाएगी, HUF इनकम मानी जाएगी। और अब एक लास्ट पॉइंट आने वाला है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी असेट्स किसी ट्रस्ट को दे देता है, लेकिन उस ट्रस्ट में जो बेनिफिशियरी हैं, उस ट्रस्ट के जो लाभ प्राप्त करता है, अगर वो ट्रस्ट अपने माइनर संतान के लाभों के लिए है, या वो ट्रस्ट उसके जीवन साथी के लिए है, या वो ट्रस्ट अपनी बहू दैट इज पुत्र वधू के हितों के लिए है, तो इनकम जो है वो ट्रांसफ़र करने वाले की मानी जाएगी। यानी जब एक व्यक्ति ने देखा कि मैं जब इन लोगों को ट्रांसफ़र करता हूँ तो सीधा इनकम टैक्स की नज़र में आ जाता हूँ, उनके रडार पे आ जाता हूँ, और वो डीम्ड इनकम के प्रोविज़न लगा देते हैं। तो उसने ये सोचा कि मैं ना डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ। ए ने क्या किया, एक ट्रस्ट क्रिएट किया। शायद एक प्राइवेट ट्रस्ट क्रिएट किया, और उसके जो बेनिफिशियरीज़ हैं, उसके जो लाभ प्राप्त करता है, वो उसने इनमें से इन सबको या इनमें से किसी को भी बना दिया। तो अगर ऐसा कुछ भी उसने किया है, दैट इज उसने ट्रस्ट का उपयोग किया है, तो उसके इस तरह से मीडियम का उपयोग करने से या बीच में एक मीडिएटर डालने से कुछ नहीं होगा। ये इनकम भी एक ही ए से मेरा मतलब है ट्रांसफ़र करने वाले की मानी जाएगी।
चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब